नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द कॉमिक वर्ल्ड हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बर्थ ऑफ द ह्यूमन टॉर्च। साल 1939 कॉमिक्स की दुनिया में एक ऐसा धमाका होने वाला था जिसने इतिहास बदल दिया। जन्म होता है एक ऐसी चीज का जो इंसान नहीं पर इंसान से कम भी नहीं थी। प्रोफेसर हॉटन, प्रेस के सज्जनों, मैंने आप सभी को अपनी प्रयोगशाला में इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरी ताज़ा खोज में एक बहुत ही गंभीर समस्या आ खड़ी हुई है। प्रोफेसर हॉटन जो अपनी कुर्सी से उठकर खड़े होते हैं, उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों साफ देखी जा सकती है। वो कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक सिंथेटिक मैन यानी कृत्रिम इंसान पर काम कर रहा था जो बिल्कुल एक जीते जागते इंसान की हुबहू नकल है। और जब मैंने इसे पूरा किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो कर दिखाया है जो आज तक दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था। प्रोफेसर हॉटन, अगर आप मेरे पीछे आएं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर क्यों मैं खुद अपनी ही बनाई इस अजीबोगरीब चीज से डरने लगा हूं। प्रोफेसर पत्रकारों को एक बंद कमरे में ले जाते हैं। वहां कांच के एक बड़े से एयरटाइट चैम्बर के अंदर एक नीले सूट में शांत खड़ा हुआ आदमी दिखाई देता है। प्रोफेसर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, प्रोफेसर हॉटन, इस हवाबंद कांच के पिंजरे में मेरी रचना रहती है जिसे मैं कहता हूं द ह्यूमन टॉर्च। प्रोफेसर हॉटन, लेकिन मेरी गणना में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे ही ये रोबोट, ये ह्यूमन टॉर्च हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, इसमें भयानक आग लग जाती है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही चैम्बर में थोड़ी सी हवा जाती है, कमरे में मौजूद लोग डर के मारे कांप उठते हैं। वो नीला सूट पहने हुए इंसान अब आग का एक जलता हुआ पुतला बन चुका है। चारों तरफ से चीखें गूंज उठती हैं। पत्रकार एक, घबराते हुए, हे भगवान, वो आकृति तो पूरी की पूरी आग की दीवार बन चुकी है। पत्रकार दो, गुस्से और डर में, हॉटन, इस आदमी को अभी बर्बाद कर दो, इससे पहले कि कोई पागल इसके फॉर्मूले को समझ ले और इसे हमारी सभ्यता के खिलाफ इस्तेमाल करे, इसे खत्म कर दो। प्रोफेसर हॉटन दृढ़ता से, नहीं। प्रोफेसर हॉटन इनकार कर देते हैं। वो अपने इस क्रिएशन को खोना नहीं चाहते। प्रोफेसर हॉटन, मुझे खेद है सज्जनों, लेकिन इसे नष्ट कर देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। पत्रकार दो, धमकी भरे लहजे में, तो फिर शायद प्रेस की ताकत आपके इस फैसले को बदलने में मदद करेगी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने सुपर हीरो वर्ल्ड में आग लगा दी। क्या प्रोफेसर हॉटन अपनी इस जलती हुई खोज को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अखबार बेचने वाला लड़का न्यूज़ी एक्स्ट्रा। आग के इंसान द ह्यूमन टॉर्च के बारे में सब कुछ पढ़ें। सिर्फ एक आना एक्स्ट्रा। 1 घंटे के भीतर अखबार बेचने वाले लड़के सड़कों पर इस सनसनीखेज खबर के साथ दौड़ रहे थे। ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर हॉटन अपने कमरे की डरावनी खामोशी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी फोन बज उठता है। प्रोफेसर हॉटन फोन पर, हेलो, हाँ मैं हॉटन बोल रहा हूं। कौन है? साइंटिस्ट्स गिल्ड। आप मेरी रचना को देखना चाहते हैं? बिल्कुल, आप जब चाहें आ सकते हैं, आज रात। बहुत बढ़िया, ठीक 8 बजे। प्रोफेसर हॉटन, ठीक 8 बजे। तुम लोग बिल्कुल वक्त के पाबंद हो दोस्तों। रात ढलते ही साइंटिस्ट्स गिल्ड के 3 वैज्ञानिक प्रोफेसर की लैब में जांच के लिए पहुंचते हैं। उनमें से एक चश्मा पहने वैज्ञानिक हॉटन से कहता है, वैज्ञानिक एक, तुम तो जानते ही हो हॉटन, उन अखबारों ने जनता में कितनी उत्सुकता और डर पैदा कर दिया है। इसीलिए हम तीनों को इस तथाकथित ह्यूमन टॉर्च की जांच करने के लिए भेजा गया है। प्रोफेसर हॉटन, मुझे ऐसा ही लगा था। मेरे दोस्तों, कृपया इस तरफ आएं और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। प्रोफेसर हॉटन गंभीर आवाज में, सच कहूं तो मैं खुद भी इस अजीब और अनोखी घटना को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूं। कहना मुश्किल है कि यह क्या है। शायद यह स्पॉन्टेनियस कंबशन हो सकता है, लेकिन कौन जानता है। वैज्ञानिक एक, शायद हम इसका विश्लेषण करके तुम्हारी मदद कर सकें। वे सब उस चैम्बर के सामने पहुंचते हैं जहां वो सिंथेटिक इंसान शांत खड़ा है। वैज्ञानिक दो, ये तो देखने में काफी हानिरहित हार्मलेस लग रहा है। हॉटन, क्या तुम इसमें थोड़ी हवा डाल सकते हो ताकि हम अपने पायरोमीटर से इससे निकलने वाली गर्मी को नाप सकें? प्रोफेसर हॉटन, बहुत अच्छा। जैसे ही चैम्बर में हवा रिसती है, वो अजीब सी लपटें किसी नरक की आग की तरह भयानक रूप ले लेती हैं। पूरा कमरा लाल रोशनी से नहा जाता है। मीटर की सुइयां पागलों की तरह भागने लगती हैं। वैज्ञानिक एक सकते में, हे भगवान, मीटरों के कांटे तो डायल्स के पार चले गए हैं। यह क्या है? वैज्ञानिक दो, घबराते हुए, मीटर टूट गया, गर्मी बहुत ज्यादा है। और क्या इस आग पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है? प्रोफेसर हॉटन हताशा भरी आवाज में, कोई नियंत्रण नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। वैज्ञानिकों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। एक ऐसी ताकत जो कभी भी तबाही मचा सकती थी, अब उनके ठीक सामने थी। क्या इस आग को कभी काबू किया जा सकेगा? मार्वल कॉमिक्स की इस ऐतिहासिक कहानी में प्रोफेसर हॉटन एक बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। उनके सामने उनके ही बनाए ह्यूमन टॉर्च के विनाश की मांग हो रही है। अखबार का प्रतिनिधि गंभीर आवाज, हॉटन,
इसे देखना वाकई दर्दनाक है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं अखबारों की बात से सहमत हूं, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। प्रोफेसर हॉटस, नहीं, क्या इसे नष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? कौन जानता है, आगे चलकर एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मुझे कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए जिससे मैं इस मैकेनिकल टॉर्च पर पूरा कंट्रोल पा सकूं। अखबार का प्रतिनिधि, तो फिर एक ही रास्ता बचा है हॉटन, इसे कंक्रीट के एक ब्लॉक में दफन एंटम कर दो, ताकि अगर प्रोफेसर हॉटन अचानक जोश में आकर चिल्लाते हुए, यही तो है, यूरीका, यही सही जवाब है। अगर मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया तो मैं इसे वापस खोदकर बाहर निकाल सकता हूं। इस तरह कोई खतरा भी नहीं रहेगा। और अगले ही दिन मजदूर ह्यूमन टॉर्च को हमेशा के लिए दफनाने के लिए एक बड़ा सा सांचा मोल्ड बनाने में जुट जाते हैं। प्रोफेसर हॉटन प्रेस के सामने बोलते हुए, प्रेस के आधिकारिक गवाहों, आप सब गवाह हैं कि मैं इस ह्यूमन टॉर्च को इस स्टील के ट्यूब में बंद कर रहा हूं। शायद हमेशा के लिए। दो मजबूत मजदूर उस भारी स्टील ट्यूब को कमरे से बाहर ले जाते हैं जिसके अंदर ह्यूमन टॉर्च बेबस लेटा है। उसे एक ऊंचे डेरेक क्रेन के टॉप से एक हुक के सहारे लटका दिया जाता है। सुपरवाइजर तेज आवाज में, ओके, लेटर गो। जैसे ही वो स्टील ट्यूब गीले सीमेंट के मिक्सचर से टकराती है और धीरे धीरे नीचे डूबने लगती है, प्रोफेसर हॉटन वहीं खड़े होकर खुद से एक अटूट वादा करते हैं कि वो एक दिन इस आग को वश में करने का तरीका ढूंढ निकालेंगे। समय बीतता गया और हर कोई उस फायरमैन को भूल चुका था। लेकिन फिर एक सुबह एक ऐसा भयानक धमाका हुआ जिसने धरती का सीना चीर दिया। पास ही बने प्रोफेसर हॉटन के घर की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। प्रोफेसर हॉटन बिस्तर से उठते हुए घबराकर, हे भगवान, ये क्या था? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये वही हो सकता है? हॉटन तेजी से अपनी टूटी हुई खिड़की की तरफ भागते हैं। प्रोफेसर हॉटन खिड़की से बाहर देखते हुए हैरान, हे ईश्वर, वो तो ह्यूमन टॉर्च का मकबरा था। क्या वो तबाह हो गया? वो मारा गया होगा। इतने बड़े धमाके में कोई जिंदा नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। जब तक कि, प्रोफेसर हॉटन खुद से बड़बड़ाते हुए, जब तक कि उस एयरटाइट ट्यूब में कोई लीक न हुआ हो जिसमें उसे दफनाया गया था। एक लीक? लेकिन ये नामुमकिन है। मैंने खुद उसे सील किया था। लेकिन वहां एक लीक था, एक धीमा लीक जिसने ऑक्सीजन को धीरे धीरे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। और अब ह्यूमन टॉर्च हवा के संपर्क में आते ही पूरे शहर में दहशत फैला रहा है। वो जिस भी चीज को छूता है वो राख के ढेर में बदल जाती है। नागरिक एक सड़क पर चिल्लाते हुए, आग, आग, ये ह्यूमन टॉर्च है, वो आजाद हो चुका है। ह्यूमन टॉर्च, दर्द और गुस्से से भरी भारी आवाज, मैं जिंदा जल रहा हूं। आखिर ऐसा क्यों है कि मैं जिस भी चीज को छूता हूं वो आग की लपटों में बदल जाती है? शहर में मचे इस हाहाकार के बीच किसी ने फायर अलार्म बजा दिया था। फायर इंजनों की घंटियों की आवाज सुनकर ह्यूमन टॉर्च उनकी तरफ मुड़ता है। फायर फाइटर एक चिल्लाते हुए, देखो, वो रहा ह्यूमन टॉर्च। लड़कों, जल्दी करो, काम पर लग जाओ। ह्यूमन टॉर्च अटैकिंग टोन में हंसते हुए, हा, मुझे इस घंटी की आवाज पसंद आई। फायर चीफ, अच्छा, तुम लोग अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कम ऑन पाइप को एक्शन में लाओ। फायर फाइटर 2, जी सर। फायर चीफ, जल्दी करो, वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा है, पानी से ही हमारा काम बनेगा। जैसे ही पानी की तेज बौछार ह्यूमन टॉर्च पर पड़ती है, एक भयानक फुसफुसाहट गूंज उठती है। चारों तरफ धुएं और भाप का एक विशाल बादल छा जाता है। लेकिन तभी वहां खड़े फायर फाइटर्स के होश उड़ जाते हैं। फायर फाइटर एक खौफ और अचरज से, हे भगवान, यह जीव तो हंस रहा है, ये कोई इंसान नहीं है। ह्यूमन टॉर्च ठहाके लगाते हुए, हा। फायर चीफ घबराकर निर्देश देते हुए, इस पर पानी डालते रहो, इसकी लपटें कम हो रही हैं। मैं तब तक हॉटन को लेने जा रहा हूं। लेकिन तभी जैसे ही ह्यूमन टॉर्च का पैर पानी के एक होज पाइप पर पड़ता है, वो पाइप जलकर बीच से फट जाता है और पानी चारों तरफ बिखर जाता है। देखते ही देखते उसकी लपटें एक बार फिर आसमान छूने लगती हैं और ह्यूमन टॉर्च एक बार फिर आजाद होकर तबाही मचाने निकल पड़ता है। हाँफते हुए परेशान आवाज, मुझे कोई छिपने की जगह ढूंढनी होगी, मैं पहले ही बहुत तबाही मचा चुका हूं। अधवास भागते हुए ह्यूमन टॉर्च एक लोहे के बड़े गेट के सामने आकर रुकता है। ह्यूमन टॉर्च, ऐसा लगता है अंदर कोई पूल है, शायद ये पानी इस आग को बुझा दे। अपने जलते हुए हाथों से लोहे के गेट को पकड़कर ह्यूमन टॉर्च उन भारी सलाखों को पिघलाते हुए अपना रास्ता बना लेता है। ह्यूमन टॉर्च आगे बढ़ते हुए, लोहे की ये सलाखें मुझे नहीं रोक सकती। पीछे जलती हुई घास की एक लकीर छोड़ते हुए ह्यूमन टॉर्च सीधे स्विमिंग पूल में गोता लगा देता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। रेड खिड़की से बाहर देखते हुए अजीब लहजे में, ये तो अजीब है, सार्डो पूल के चारों तरफ की घास जल रही है। सार्डो सिगार पीते हुए रफ आवाज, तुम पागल हो गए हो रेड। सार्डो अचानक चौंकते हुए, एक मिनट रुको,
क्या तुमने जलने की बात कही? इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज है, रेड। हूं, सार्डो तेजी से निर्देश देते हुए। अब ध्यान से सुनो, विंटर ग्लास कवर लेकर आओ, वो जो पूल पर फिट बैठता है। सारी हवा बाहर खींच लो और फिर पूरा पानी बाहर निकाल दो। जल्दी करो, कोई सवाल मत पूछना। सार्डो पूल के पास खड़े होकर शातिर हंसी। हा, जैसा मैंने सोचा था, ये तो ह्यूमन टॉर्च है। रेड अनाड़ी अंदाज में। तो क्या हुआ? सार्डो, रेड, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है, तुम बेहद बेवकूफ हो। रेड बुरा मानते हुए, सार्डो, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। सार्डो, भूल जाओ इसे रेड, अब हमारे हाथ $1 मिलियन का धंधा लग गया है और अब हमें पुलिस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लो, शातिर और गंभीर आवाज में, अब से रेड हम फायर इंश्योरेंस, आग के बीमे के बिजनेस में हैं। रेड धीमी और थोड़ी कमजोर आवाज, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो सार्डो, और हमारा पहला कस्टमर होगा एकमैन वेयरहाउस इंक, एक्मैन वेयरहाउसेज इंक। रेड, लेकिन स्टील तो जल नहीं सकता। सार्डो चिढ़ते हुए, मूर्ख मत बनो रेड, पूल में जो बंदा है वो ह्यूमन टॉर्च है और वो स्टील को भी पिघला सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे लिए काम करेगा? सार्डो समझाते हुए, अगर तुमने अखबार पढ़े होते तो तुम्हें पता होता कि जैसे ही उसे हवा मिलती है वो जलना शुरू कर देता है। अब कुछ समझ में आया? रेड, हाँ, लेकिन सार्डो, अब हमारा अगला कदम क्या है? सार्डो, गाड़ी बाहर निकालो, हम एकमैन वेयरहाउस के मालिक से मिलने जा रहे हैं। रेड ड्राइव करते हुए, लेकिन बॉस, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो अजूबा हमारे इस काले धंधे में कैसे काम आएगा। सार्डो रेड को ह्यूमन टॉर्च का इस्तेमाल करने का अपना खतरनाक प्लान समझाता है। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने रुकती है। सार्डो, मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम यहीं रुको रेड, मैं अंदर जाकर कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ बिजनेस की बात करके आता हूं। रिसेप्शनिस्ट, जी सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? सार्डो अकड़ के साथ, मुझे मिस्टर हैरिस से मिलना है प्लीज। रिसेप्शनिस्ट, और मैं क्या नाम बताऊं कि कौन मिलने आया है? सार्डो शातिर मुस्कान के साथ, बस कहो मिस्टर सार्डो, और उनसे कहना कि मामला बहुत गर्म हॉट स्टफ है। रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम पर, मिस्टर हैरिस, बाहर कोई मिस्टर सार्डो आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है कि मामला हॉट स्टफ है। मिस्टर हैरिस गुस्से और हैरानी में, हॉट स्टफ, ये क्या बकवास है? खैर, उसे अंदर भेज दो। सार्डो केबिन में कदम रखते हुए, मिस्टर हैरिस, मैं अपनी बात संक्षेप में रखूंगा। जब तक आप हमारे प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पर साइन नहीं करते, आपके गोदामों में एक टुकड़ा भी कच्चा स्टील, रॉ स्टील नहीं बचेगा। मिस्टर हैरिस खड़े होते हुए गुस्से में चिल्लाकर, ओह, तो तुम एक रंगदार रैकेटियर हो हैं? मिस्टर हैरिस सार्डो का कॉलर पकड़ते हुए, सुनो सार्डो, मुझे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे जैसे गुंडों से नफरत है। चले जाओ यहां से अभी के अभी। सार्डो कॉलर छुड़ाते हुए धमकी भरे लहजे में, हैरिस, मैं तो सिर्फ तुम पर एक एहसान कर रहा था, तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा होगा, बस देखते जाओ। से क्या कोई कामयाबी मिली सार्डो? सार्डो गुस्से और जल्दबाजी में, नहीं, गाड़ी बढ़ाओ, हमारे पास करने के लिए बहुत काम है और वो भी बहुत जल्दी। सार्डो तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो और उसका साथी रेड अपनी हवेली की तरफ रवाना होते हैं जहां उन्होंने अजीब परिस्थितियों में ह्यूमन टॉर्च को कैद कर रखा है। सार्डो, अब रेड, पूल को पानी से भर दो, फिर एक डाइविंग सूट और एक ग्लास ट्यूब लेकर आओ जो ह्यूमन टॉर्च पर फिट आ सके। ये सब तुम्हें मेरी लैब में मिल जाएगा। रेड, हाँ ठीक है सार्डो। डाइविंग सूट पहनने के बाद सार्डो खुद को पूल में उतारता है और ह्यूमन टॉर्च पर उस ग्लास ट्यूब को फिट कर देता है। बेचारा ह्यूमन टॉर्च, उसे लग रहा है कि सार्डो उसकी मदद कर रहा है। सार्डो, पानी के अंदर डाइविंग हेलमेट से गूंजती आवाज, ओके, रेड रस्सी नीचे डालो और फिर ऊपर खींचो, अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा है। सार्डो रेड को हिदायत देते हुए, आराम से, नहीं तो कांच टूट जाएगा। उस ग्लास केस को एक ऑपरेटिंग स्ट्रेचर पर रखा जाता है और फिर पहियों के सहारे धकेलते हुए एक ट्रक के पिछले हिस्से में डाल दिया जाता है। सार्डो ट्रक के अंदर शातिर अंदाज में, ओके, अब सीधे उन गोदामों की तरफ चलो जहां हैरिस अपना सारा स्टील रखता है। ह्यूमन टॉर्च को ले जाता हुआ वो ट्रक रात के अंधेरे में तेजी से शहर की सड़कों पर दौड़ने लगता है। रेड खिड़की से बाहर इशारा करते हुए, सार्डो, वो रहा गोदाम, वो जो बड़ा वाला दिख रहा है वहीं। सार्डो मजदूरों को डांटते हुए, केस को तोड़ मत देना, ज्यादा जल्दी नहीं, उसे धीरे धीरे बाहर निकालो। सार्डो हंसते हुए चिल्लाकर, अब ये सब तुम्हारा है टॉर्च, इसे जलाकर राख कर दो। हा, काश हैरिस इस नज़ारे को देख पाता। सार्डो बिल्कुल सटीक निशाना साधता है और उस सुरक्षित ग्लास केस पर एक भारी वजन फेंक कर मारता है। कांच टूटते ही जैसे ही हवा की ऑक्सीजन अंदर पहुंचती है, ह्यूमन टॉर्च एक भयानक धमाके के साथ लपटों में घिर जाता है कि लपटों का एक समंदर बन चुका है। लेकिन इसके बीच खड़ा ह्यूमन टॉर्च इस तबाही का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन टॉर्च
उलझन और गुस्से में खुद से बात करते हुए, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा सॉडो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे यहां लाकर छोड़ दिया और खुद गायब हो गया। क्या वो सिर्फ एक घटिया जालसाज है जो मेरा इस्तेमाल कर रहा था? बिल्कुल सही। सॉडो एक बिजनेस तबाह करने वाला अपराधी है जो दूसरों को मोहरा बनाता है। टॉर्च को अब समझ आ चुका है कि उसे यहां से निकलकर तुरंत सॉडो का सामना करना होगा। ह्यूमन टॉर्च ऊपर देखते हुए, अरे नहीं, छत नीचे गिर रही है। लेकिन यही मेरे बाहर निकलने का रास्ता भी है। उम्मीद है ये काम करेगा। पिघलते हुए लोहे और मलबे के बीच से दौड़ते हुए ह्यूमन टॉर्च ऊपर की तरफ एक जोरदार छलांग लगाता है। खुद ह्यूमन टॉर्च भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी ये छलांग हवा में एक लंबी उड़ान का रूप ले लेती है। उसकी नीली और लाल लपटों का अनोखा तालमेल उसे हवा से भी हल्का बना देता है और वो रात के आसमान में एक जलते हुए धूमकेतु की तरह तैरने लगता है। वेयर हाउस से कई ब्लॉक दूर सड़क पर चल रहे लोग अचानक हैरान रह जाते हैं। खुली आंखों से दहशत में देखते हुए राहगीर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि साक्षात आग का गोला उनके बीच आकर उतरता है। ह्यूमन टॉर्च लपटों को तेज करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, अब उस धोखेबाज सॉडो और उसके चूहों जैसे गुंडों की खैर नहीं, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। मुड़कर देखते हुए पूरी तरह चौंक कर, मेरे इलाके में ये रोशनी की कैसी चमक है? क्या ये तो ह्यूमन टॉर्च है। सॉडो अचानक टॉर्च के प्रकट होने से हक्का बक्का रह जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ दौड़ता है और टॉर्च से बचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। ह्यूमन टॉर्च हंसते हुए, हाँ सॉडो, तुम सच में बेवकूफ हो। दरवाजा बंद करने से क्या होगा? एक बंद दरवाजा ह्यूमन टॉर्च को नहीं रोक सकता। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दरवाजे को जलाकर उसके पार निकल जाता है। हे भगवान, वो तो दरवाजों को पिघलाकर अंदर आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा, पर कहाँ? अचानक याद आते ही, हाँ, मेरी अंडरग्राउंड लैब। वो पूरी स्टील की बनी है, वो उसे जरूर रोक लेगी। बदहवास सॉडो अपनी खुफिया अंडरग्राउंड लैब की तरफ भागता है। सॉडो सीढ़ियों से नीचे भागते हुए खुद को दिलासा देता है, वो मुझे वहां कभी नहीं पकड़ पाएगा। उस लैब की दीवारें 12 इंच मोटी युद्धपोत बैटलशिप की क्रोमियम स्टील प्लेट से बनी है। ह्यूमन टॉर्च ऊपर घर के कमरों में घूमते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सॉडो अचानक कहाँ गायब हो गया। मैंने उसे यहीं अंदर भागते हुए देखा था। देखते ही देखते पूरा घर ढह जाता है। इस भयानक मलबे और धधकती लपटों के बीच सिर्फ एक आकृति बिल्कुल सीधी खड़ी है, माइनस वो है ह्यूमन टॉर्च। उसकी अपनी ही गर्मी इस तबाही को और बढ़ा रही है, लेकिन वो खुद इस आग में पूरी तरह सुरक्षित है। ह्यूमन टॉर्च धीमी और खतरनाक हंसी के साथ, हा हा हा, सॉडो का घर फूंकना तो बेहद आसान काम था, लेकिन वो छुपा कहाँ है? सॉडो का गुंडा एक, घबराकर, हम यहां सॉडो का इंतजार नहीं कर सकते, चलो यहां से तुरंत निकलो। अरे देखो, वो तो टॉर्च है, उसी ने घर में आग लगाई है। सॉडो के गुंडे अपने लीडर को अकेला छोड़कर टॉर्च को देखते ही अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जैसे ही ह्यूमन टॉर्च आगे की तरफ छलांग लगाता है, बाहर भगदड़ मच जाती है। कुछ गुंडे अपनी जान बचाने के लिए सीधे स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं, तो वहीं सॉडो का खासमखास आदमी रेड पास ही खड़ी एक कार के नीचे दुबक जाता है। धूमकेतु की तरह आसमान से छलांग लगाते हुए ह्यूमन टॉर्च सीधे नीचे खड़ी कार पर आ गिरता है। उसकी भयंकर गर्मी से कार का लोहा ऐसे पिघल जाता है जैसे वो मक्खन से बना हो। कार के नीचे छुपा गुंडा भयानक चीख के साथ, बचाओ, ये गर्मी मुझे मार डालेगी। उफ, ये असहनीय है। ह्यूमन टॉर्च मुस्कुराते हुए, वो चूहा तो अच्छे से भुन गया, और पूल में कूदे वो बाकी बदमाश। पानी को मैंने भाप में बदल दिया है, वो हवा लेने भी ऊपर नहीं आ पाएंगे। अब बारी है सॉडो की। ह्यूमन टॉर्च वापस सुलगते हुए घर के अंदर जाता है, सॉडो के खुफिया ठिकाने को ढूंढते हुए। तभी उसकी नजर एक भारी चीज पर पड़ती है। ह्यूमन टॉर्च, एक स्टील का दरवाजा। अजीब है, मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया था। जैसे ही वो अपने हाथ उस भारी लोहे के दरवाजे पर रखता है, वो दरवाजा किसी एसिटिलीन टॉर्च की तरह काम करने लगता है। टॉर्च की उंगलियां उस फौलाद को चीरते हुए आर पार एक बड़ा छेद कर देती हैं। ये दरवाजा सॉडो की सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब की तरफ जाता है। सॉडो अपनी लैब के अंदर लगे मॉनिटर को देखकर कमीनी हंसी हंसते हुए, हे, तो तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ लोगे मिस्टर टॉर्च? 10 लाख साल में भी नहीं। सॉडो अपनी इस सुपर स्टील की दीवारों के पीछे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन उसका ये भ्रम कुछ ही सेकंड्स का मेहमान है। ह्यूमन टॉर्च दरवाजे के बीच से सीधे अंदर कदम रखते हुए गहरी आवाज में, हेलो चूहे। सॉडो, उसकी हंसी गायब हो जाती है घबराहट में। क्या? सॉडो की हंसी उसके गले में ही अटक जाती है। बिना किसी मेहनत के ह्यूमन टॉर्च उस अभेद्य स्टील के दरवाजे को मक्खन की तरह पिघलाकर अंदर आ खड़ा होता है। सॉडो पागलपन में चिल्लाते हुए, मुझसे दूर रहो। सॉडो घबराकर तुरंत एक गैस मास्क पहनता है और टॉर्च को अपने काबू में करने के लिए उसकी तरफ एक खतरनाक गैस बम फेंकता है।
लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य। ह्यूमन टॉर्च की शरीर से निकलती भयंकर गर्मी उस गैस बम को छूने से पहले ही हवा में बेअसर कर देती है। गैस सिर्फ फुसफुसाकर खत्म हो जाती है। ह्यूमन टॉर्च कमर पर हाथ रखकर आराम से खड़े होते हुए मजाक उड़ाने वाले लहजे में क्यों सॉर्डो मजा आ रहा है? ह्यूमन टॉर्च जोर से हंसता है। वो सॉर्डो को चुनौती देते हुए उसके सामने ही एक बम उठाता है जो उसकी भयानक गर्मी से तुरंत पानी की तरह पिघल जाता है। सॉर्डो, जो अब डर के मारे आधा पागल हो चुका है, लिक्विडार का एक टैंक उठाता है। लेकिन तभी बाहर से आती फायर इंजनों की आवाज दोनों का ध्यान खींच लेती है। फायर फाइटर हॉटन को रोकते हुए चीखता है, अंदर मत जाओ, तुम चीथड़ों में उड़ जाओगे, पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है। हॉटन, भागते हुए मुझे अंदर जाना ही होगा, मुझे उस नाइट्रोजन टैंक को वहां से बाहर निकालना है। बाहर दमकल कर्मी भीषण आग से लड़ रहे हैं। तभी प्रोफेसर हॉटन की नज़र नाइट्रोजन से भरे एक टैंक पर पड़ती है और वे सीधे लपटों की तरफ दौड़ लगा देते हैं। उसी पल ह्यूमन टॉर्च भी वहां प्रकट होता है और उसकी नज़र भी उस टैंक पर जाती है। एक जोरदार छलांग के साथ ह्यूमन टॉर्च अपनी बाहें उस पतले टैंक के चारों तरफ कस लेता है। उसकी गर्मी से टैंक तुरंत पिघल जाता है और नाइट्रोजन गैस सीधे ऊपर आसमान की तरफ एक फव्वारे की तरह छूट पड़ती है। हॉटन, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, हांफते हुए, ये अविश्वसनीय है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। नाइट्रोजन गैस के प्रभाव से धीरे धीरे सारी लपटें ठंडी पड़ जाती हैं और देखते ही देखते ह्यूमन टॉर्च फिर से अपने सामान्य इंसानी रूप में वापस आ जाता है। फायर चीफ गुस्से में अपनी बंदूक निकालते हुए, मिस्टर टॉर्च, तुम्हारे बिना ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी। आग बुझते ही वहां खड़ा फायर चीफ तुरंत अपनी बंदूक तानता है और सीधे टॉर्च पर गोली चला देता है। लेकिन टॉर्च की त्वचा अभी भी अत्यधिक गर्म है, जो उसे इस हमले से बचा लेती है। जैसे ही शीशे की वो गोली उसकी दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच लगती है, वो उसकी स्किन को छूते ही पानी की तरह पिघलकर बह जाती है। टॉर्च के चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर जाती है। गहरी और रहस्यमयी हंसी के साथ ह्यूमन टॉर्च अचानक पीछे मुड़ता है और सीधे धधकते हुए मलबे और जलते अंगारों की तरफ दौड़ लगा देता है। सॉर्डो सीक्रेट लैब में मॉनिटर देखते हुए बुरी तरह चौंक कर, क्या? वो वापस आ गया? लेकिन रुको, ये क्या देख रहा हूं मैं? उसकी आग तो बुझ चुकी है, उसका शरीर तो सामान्य है, ऐसा क्यों? सॉर्डो का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो लैब में रखे रसायनों को देखता है। सॉर्डो सोचते हुए, ऊपर नाइट्रोजन का एक टैंक था, क्या ये उसी गैस का असर हो सकता है? हाँ, इसमें छुपा है एक बड़ा राज, और यही राज मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलने का मौका देगा। लेकिन सॉर्डो का ये सोचना मात्र था कि जैसे ही ह्यूमन टॉर्च लैब के करीब पहुंचता है, उसका पूरा शरीर एक बार फिर भयंकर आग की लपटों में घिर जाता है। सॉर्डो खौफ से कांप उठता है। सॉर्डो, कांपती आवाज में, अब मुझे यकीन हो गया है कि वो नाइट्रोजन ही थी। यही मेरा आखिरी पत्ता है, मुझे इससे एक सौदा करना होगा। सॉर्डो तुरंत लैब के कोने में भागता है, नाइट्रोजन गैस का एक भारी सिलेंडर उठाता है और उसे ह्यूमन टॉर्च के आगे कर देता है। सॉर्डो गिड़गिड़ाते हुए, देखो, तुम ये नाइट्रोजन रख सकते हो, अगर तुम मुझे यहां से जिंदा जाने दो। लेकिन ह्यूमन टॉर्च बिना वक्त गवाए बिजली की तेजी से आगे झपटता है और सॉर्डो के हाथों से उस भारी नाइट्रोजन टैंक को एक झटके में छीन लेता है। सॉर्डो पीछे की तरफ औंधे मुंह गिर पड़ता है। ह्यूमन टॉर्च गहरी और सख्त आवाज में, थैंक्स सॉर्डो, यह मेरे बहुत काम आएगा। सॉर्डो जमीन से उठकर हाँफते हुए, तो क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो? ह्यूमन टॉर्च टैंक पर हाथ रखकर आराम से खड़े होते हुए, लेकिन जहां तक तुम्हें आजाद छोड़ने की बात है तो जवाब है, कभी नहीं। सुनो, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। प्लीज बस मुझे जिंदा मत जलाओ, दया करो मुझ पर। ह्यूमन टॉर्च सॉर्डो की तरफ उंगली से इशारा करते हुए गुस्से में, तुम जैसे चूहों को कोई माफी नहीं मिलती सॉर्डो। तुम्हें ये सब उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने अपने इस गंदे और गैरकानूनी धंधे के लिए मुझे अपना मोहरा बनाने की कोशिश की थी। अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी ताकत से एक्शन में आ जाता है और सॉर्डो की उस अंडरग्राउंड प्रयोगशाला को तहस नहस करना शुरू कर देता है। किसी वनमानुष की तरह फुर्ती से उछलते हुए वो रसायनों से भरी भारी भरकम अलमारियों को उखाड़कर नीचे फेंक देता है। सॉर्डो मन में सोचते हुए डरा हुआ और शातिर लहजे में, यही मेरा आखिरी और अंतिम मौका है उसे खत्म करने का। जब ह्यूमन टॉर्च एक भयंकर आनंद के साथ पूरी लैब को मलबे में तब्दील कर रहा होता है, तब सॉर्डो चुपके से एक कोने में खिसक जाता है। वहां वो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा एक भारी टैंक उठाता है और दबे पांव टॉर्च के पीछे पहुंच जाता है। सॉर्डो पूरी ताकत से उस एसिड टैंक को टॉर्च की तरफ फेंकता है, लेकिन वो टैंक ह्यूमन टॉर्च को छू भी नहीं पाता। टॉर्च के शरीर की अत्यधिक गर्मी के कारण वो टैंक हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। ह्यूमन टॉर्च नीचे पड़े सॉर्डो को देखकर ठंडी आवाज में, बेचारा मूर्ख, अपने ही हाथों मारा गया। सॉर्डो का खेल खत्म हो चुका था। वो अपने ही बिछाए जाल का शिकार हो गया।
अपनी आग को नियंत्रित करने वाली एकमात्र गैस नाइट्रोजन के एक इंसुलेटेड टैंक को अपने हाथों में थामे हुए ह्यूमन टॉर्च उस धधकती हुई लैब से बाहर निकल आता है। बाहर प्रोफेसर हॉटन उसका इंतजार कर रहे थे। हॉटन भागते हुए पास आकर टॉर्च, हमने बाहर एक बहुत बड़ा धमाका सुना। अंदर क्या हुआ था? ह्यूमन टॉर्च, गहरी आवाज में एक चूहे ने खुद ही अपने लिए न्याय का फैसला कर लिया। हॉटन, इस सिपाही हांफते हुए दौड़कर आते हुए, अरे चीफ, चीफ, मैंने अभी अभी हॉटन को उस टॉर्च से बात करते हुए देखा है। पुलिस चीफ गुस्से में अपनी टोपी ठीक करते हुए, अच्छा, तो ये सब कुछ और नहीं बल्कि उस टॉर्च की ही कारस्तानी है क्यों? भयंकर आग और धमाके की आवाज सुनकर पुलिस बल तुरंत हरकत में आता है और तेजी से उस खौफनाक मंजर की तरफ बढ़ता है। अब ह्यूमन टॉर्च का क्या होगा? प्रोफेसर हॉटन को छोड़कर वापस आग की लपटों में चला जाता है ताकि वो उस नाइट्रोजन गैस के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट कर सके। ह्यूमन टॉर्च उम्मीद के साथ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नाइट्रोजन मेरी आग पर मुझे पूरा कंट्रोल दिलाएगी। ह्यूमन टॉर्च हैरान और खुश होकर, अरे ये काम कर गया, मैं अब बिना नाइट्रोजन के भी अपनी लपटों को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूं। हे भगवान, मैं तो अब इस आग को किसी गेंद की तरह दूर फेंक भी सकता हूं। अपनी शक्तियों को परखते हुए टॉर्च को एहसास होता है कि वो अब अपने शरीर से उस नीली और विनाशकारी आग को जब चाहे अलग फेंक सकता है। पुलिस चीफ वायरलेस पर ध्यान दे, सभी गाड़ियां टॉर्च को चारों तरफ से घेर लो। वो स्प्रूस स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहा है, जल्दी करो, मैं खुद उसका पीछा कर रहा हूं। चीफ अपनी गाड़ी की तरफ भागता है और वायरलेस पर पूरे शहर की पुलिस को अलर्ट कर देता है। इधर सड़क पर चलता हुआ टॉर्च पीछे मुड़कर देखता है। ह्यूमन टॉर्च मन में, क्या वो कार मेरा पीछा कर रही है? आवाज का शक बिल्कुल सही साबित होता है। टॉर्च किसी पुच्छल तारे कॉमेट की तरह इतनी तेज रफ्तार से आगे भागता है कि पुलिस की कार बहुत पीछे दूर फासले पर छूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो अगले कोने पर मुड़ता है, पुलिस की गाड़ियां सड़क ब्लॉक करके उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। टॉर्च जाल में फंस चुका है। ह्यूमन टॉर्च शांत खड़े होकर, ठीक है, आओ और मुझे पकड़ लो। पुलिस अधिकारी पीछे हटते हुए, चेहरे को आग की गर्मी से बचाते हुए, कोई फायदा नहीं है चीफ, इसकी गर्मी इतनी भयानक है कि हम इसके करीब तक नहीं जा सकते। ह्यूमन टॉर्च पुलिस वालों को रोकते हुए, रुको, आगे मत आओ, बस देखो। पुलिस अधिकारी पूरी तरह चौंक कर, अरे देखो, उसकी आग तो पूरी तरह बुझ गई। दिखते ही देखते आग की लपटें गायब हो जाती हैं और पुलिस वालों के सामने एक शांत सामान्य इंसान खड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान है। ह्यूमन टॉर्च नरम आवाज में, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को इतनी परेशानी में डाला, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अब सब ठीक है, आप मुझे ले जा सकते हैं, अब मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। टॉर्च, तुमने एक बहुत ही भयानक जुर्म किया है, एक पूरा वेयरहाउस फूंक दिया और फिर सॉडो की प्रॉपर्टी तबाह कर दी। ऐसा क्यों किया तुमने? ह्यूमन टॉर्च, वेयरहाउस जलाना उस सॉडो की कंपनी से पैसे ऐंठने की साजिश का हिस्सा था। हाँ, मैं साडो के ठिकाने को जलाने का दोषी हूं, लेकिन ये उसने खुद अपने कर्मों से बुलावा दिया था। उसने मुझे खुली हवा में छोड़ दिया, जिससे मेरे शरीर में आग भड़क उठी। जहां तक मेरी बात है, मैं तो बस हालातों का शिकार था। हॉटन, ऑफिसर, इस टॉर्च को मेरी कस्टडी में दे दीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पुलिस अधिकारी, ठीक है हॉटन, ये टॉर्च तुम्हारी कस्टडी में है। वैसे भी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये जेल को ही फूंक डालता। हॉटन टॉर्च को अपनी कार में बिठाकर तुरंत अपने घर की तरफ ले जाता है। रास्ते में दोनों के बीच बात होती है। ह्यूमन टॉर्च, हॉटन, शायद आपको यह जानकर अच्छा लगे, अब मुझे अपनी आग पर पूरा कंट्रोल हासिल हो चुका है। हॉटन चौंक कर, क्या? मन में सोचते हुए, अगर इसके पास पूरा कंट्रोल है तो मैं इसके जरिए एक बहुत बड़ी दौलत कमा सकता हूं। बाद में हॉटन की लैब के अंदर, हॉटन टॉर्च, मैं तुम्हारे इस कंट्रोल का एक उदाहरण देखना चाहता हूं, प्लीज ह्यूमन टॉर्च, ये देखिए। आप बस अपने मुंह में एक बिना सुलगी हुई सिगार रखिए और मैं सिर्फ उंगली से इशारा करूंगा। ह्यूमन टॉर्च, देखिए, आपकी सिगार सुलग गई। आग पर कंट्रोल का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या होगा? हॉटन, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, ये तो अद्भुत है, हम दोनों मिलकर बहुत अमीर बन सकते हैं। एक बड़ी किस्मत हमारा इंतजार कर रही है। फिर एक और उदाहरण दिखाने के लिए टॉर्च अपनी आग को चुटकियों में चालू और बंद करके दिखाता है। हॉटन के चेहरे पर लालच साफ दिखने लगता है। ह्यूमन टॉर्च गंभीर होकर, तो हॉटन, मेरे जरिए दौलत कमाने के लालच ने आपको भी छू लिया, क्यों? हॉटन, अरे मैं तो बस। ह्यूमन टॉर्च दृढ़ता से, नहीं हॉटन, मैं आजाद रहूंगा और कोई भी मेरा इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ या जुर्म के लिए कभी नहीं कर पाएगा। हॉटन घबराकर पीछे हटते हुए, अरे नहीं, छत जल रही है। अपनी आग को दोबारा जगाते हुए टॉर्च अपने हाथ को गोलाकार घुमाता है और सीधे ऊपर छत की तरफ इशारा करता है, और फिर एक जोरदार हंसी और एक बहुत ऊंची छलांग के साथ वो छत के खुले हिस्से को चीरते हुए बाहर निकल जाता है।
ह्यूमन टॉर्च अब किसी का गुलाम नहीं है, वो एक जलते हुए पुच्छल तारे की तरह खुले आसमान में आज़ाद तैर रहा है। कॉमिक्स की दुनिया के ऐसे ही धमाकेदार और एक्साइटेड एक्सप्लेनेशंस के लिए जल्दी से द कॉमिक वर्ल्ड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सुपर हीरो परिवार का हिस्सा बनने के लिए उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो।